बच्चों, आज अपन बात करते हैं सार्वजनिक वित्त की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या है। तो सार्वजनिक वित्त हमारे अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं हमारे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनके आय व्यय, उधार और वित्तीय प्रशासन के बारे में। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे प्रोफेसर डॉल्टन ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार आय और व्यय के परस्पर समायोजन पर उन्होंने इस सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जोड़ दिया। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी नहीं होता कि आय की मात्रा व्यय के बराबर ही हो और बचत ही हमें हमेशा बजट में मिले। आजकल तो घाटे के ही बजट ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसलिए हम इस बात को भी बहुत सही नहीं कह सकते। इसके बाद में जो परिभाषा प्रोफेसर मस्ग्रेव ने दी थी और उनका ये मानना था कि सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में राजकोषीय क्रिया के उद्देश्यों पर उन्होंने अपना ध्यान इसमें केंद्रित किया था, जिसमें अर्थव्यवस्था के साधन आवंटन, आय का वितरण, रोजगार सृजन और मूल्य स्थिरता प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्ड पी हर्बर थे, उनका ये मानना था कि सार्वजनिक वित्त शब्द इस विषय में इस दृष्टि से गलत शब्द है। वित्त का अर्थ उन मौद्रिक प्रभावों को बताता है जो कि हमारे जिनका संबंध राजस्व संग्रह और व्यय की क्रियाओं से होता है और जो सरकार को राजकोषीय या बजट क्रिया का अंग होती है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक कार्य, संसाधन आवंटन, प्रभावपूर्ण मांग और जनसंख्या में वास्तविक उत्पत्ति का वितरण और समग्र कार्य निष्पादन से यहाँ काम सब जुड़े होते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। इसलिए ये सार्वजनिक वित्त के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थशास्त्र शब्द से ज़्यादा प्रकट होते हैं। और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थशास्त्र सरकार की राजकोषीय क्रियाओं या मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण के रूप में कार्यात्मक आर्थिक प्रभावों से संबद्ध होता है। इसलिए सार्वजनिक राजकोषीय अर्थशास्त्र शब्द ज़्यादा उपयुक्त माना जा सकता है, जो बजट पर जोर देने के कारण इस विषय के लिए अधिक सुनिश्चित और सही जान पड़ता है। अब हम बात करें सार्वजनिक वित्त की प्रकृति की। तो इस संबंध में कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें पहले देख लेना चाहिए कि ये क्या है। सबसे पहली बात हम करें इसमें कार्यात्मक वित्त की। ये सार्वजनिक वित्त की नई अवधारणा है जिस पर कीन्स और हैंसन ने विशेष रूप से जोर दिया। इसमें राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने पर बल दिया जाता है। जैसे 1970 की मंदी को दूर करने के लिए कीन्स ने समग्र मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने पर बल दिया था। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है और गुणक के माध्यम से आमदनी निवेश के गुणक में वृद्धि होती है और इससे उपभोग बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में मंदी और बेरोजगारी की समस्या का अंत होता है। कीन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया था। इससे सार्वजनिक वित्त का महत्व सबके सामने आ गया। इसी तरह मुद्रास्फीति की समस्या के हल के लिए समग्र मांग में कमी लाने पर जोर दिया जाता है और इसके लिए करों का उपयोग किया जाता है और सार्वजनिक व्यय में कमी की जाती है। इस तरह कार्यात्मक वित्त में राजकोषीय या बजटीय उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। सरकारी करों, सरकारी खर्च, सरकारी ऋण और सरकारी वित्तीय प्रशासन के द्वारा अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को प्रभावित किया जा सकता है।
इससे देश में मुद्रा की पूर्ति और समग्र मांग प्रभावित होती है। जैसे घाटे की वित्त व्यवस्था में नई मुद्रा का सहारा लिया जाता है, जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। करों से केवल सरकारी राजस्व ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि इनसे लोगों की क्रय शक्ति भी कम होती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करके समग्र मांग को परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा है संघीय वित्त। यह व्यवस्था भारत जैसे संघीय देश में अपनाई जाती है। इसमें एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य होते हैं, जिनके अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं और दोनों के अपने अपने वित्त जुटाने के क्षेत्र या साधन होते हैं। भारत में संघीय ढांचा होने से केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का विषय बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के कार्यों और वित्तीय अधिकारों और वित्तीय स्रोतों का विस्तृत और स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तीसरा है स्थानीय वित्त। भारत में प्रशासन की तीसरी कड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतों, खंड स्तर पर पंचायत समितियों और जिला स्तर परिषदों और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं और नगर निगमों की होती है, जिनका आजकल विकेंद्रित प्रणाली में काफ़ी महत्व हो गया है। इन पर कई प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी होती है और उनको निभाने के लिए उनके अपने अपने वित्तीय स्रोत होते हैं, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों पर आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि इनके स्वयं के वित्तीय साधन बहुत सीमित होते हैं। भारत में संघीय वित्त, राज्यीय वित्त और स्थानीय वित्त तीनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है, ताकि देश में सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त प्रणाली विकसित की जा सके और उसे आवश्यक स्थिरता भी प्रदान की जा सके। सार्वजनिक वित्त की प्रकृति के संबंध में ये विवाद सामने आता है कि ये एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। क्लासिकल अर्थशास्त्री सार्वजनिक वित्त को एक वास्तविक विज्ञान मानते थे, और उनका ये कहना था कि राजकोषीय समस्या एक विशुद्ध और सरल किस्म की होती है और इसमें कर, खर्च और कर्ज के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को दिखाया जाता है, लेकिन साथ ही सामाजिक आर्थिक नीति से इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है और इसमें सार्वजनिक वित्त को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से ज़्यादा कार्यकुशल होता है। राजकीय हस्तक्षेप से प्राय हानि होने का अंदेशा रहता है। बाद में नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे मार्शल और एजवर्थ, इन्होंने भी सार्वजनिक वित्त को बहुत कम महत्व दिया। आधुनिक विचारकों में मस्ग्रेव, एलन और ब्राउनी और हर्बर आदि ने सार्वजनिक वित्त के आदर्शात्मक पहलुओं पर विशेष रूप से बल दिया। उनके अनुसार सार्वजनिक वित्त के क्रियाकलापों का प्रभाव अर्थव्यवस्था में साधन आवंटन, आय वितरण, आर्थिक स्थिरता और विकास पर पड़ता है। इससे मूल्य संबंधी निर्णयों का समावेश होता है और प्रगतिशील करारोपण से हम धनिकों पर अधिक कर लगाकर निर्धनों के कल्याण पर अधिक व्यय करने का निर्णय लेते हैं और सामाजिक न्याय के मूल्य निर्णय का स्पष्ट समावेश हमें इसमें दिखाई देता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त के विभिन्न अंग जैसे करारोपण, उधार, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक व्यय, इनमें आदर्शात्मक पहलुओं का समावेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखें तो सार्वजनिक वित्त का आदर्शात्मक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण
अब हो गया है। सार्वजनिक वित्त के आदर्शात्मक पक्ष पर अब ज़्यादा बल दिया जाने लगा है। अब है सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सामान्यतः 3 बातों का समावेश किया जाता है। एक है राज्य के कार्य, दूसरा है आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाली राजकोषीय कार्रवाइयाँ और तीसरा है सार्वजनिक वित्त की विषय सामग्री। अब इनका अध्ययन अब अपन कल करेंगे।